अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 17 मार्च 2023। विषय है विकसित राष्ट्र होने के मायने। विषय क्या है? विकसित राष्ट्र होने के मायने। यह आलेख अजित रानाडे, जो अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा है। भारत की आर्थिक वृद्धि की अपेक्षाकृत तीव्र गति को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि भारत कब एक विकसित राष्ट्र बनेगा। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अनेक भाषणों में यही बात कही थी। मार्च 2003 में उन्होंने कहा था कि हम किसी धर्म या उन्मादी व्यक्ति को देश को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उनका कहना था कि 2020 तक विकसित भारत बनाने का उनका लक्ष्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों से जुड़ी विस्तृत कार्ययोजना पर आधारित है। वर्ष 1998 में राष्ट्रपति कलाम ने अपने सहयोगी और वैज्ञानिक वाइस राजन के साथ लिखी किताब इंडिया 2020 में भी भारत के विकसित राष्ट्र बनने की अपनी दृष्टि का विवरण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, हमें इस प्रश्न के साथ कि क्या 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए कि इस अवधारणा की हमारी परिभाषा क्या है। एक नारे और एक बड़ी दृष्टि के रूप में लोगों की आकांक्षाओं को आकर्षित कर पाना आसान है। बातचीत में बेहद सहजता से इस अवधारणा का उल्लेख किया जाता है। विश्व बैंक विकसित या विकासशील जैसे शब्दों का उपयोग लगभग अपनी स्थापना के समय से ही करता आ रहा है। अधिकतर विश्लेषक और अर्थशास्त्री, विशेषकर विदेशी बैंकों के लिए काम करने वाले, विकसित देश और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं जैसे शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लगातार उपयोग से इन धारणाओं को स्वीकार्यता मिल गई है। एक सामान्य परिभाषा जिसे विश्व बैंक भी इस्तेमाल करता है, डॉलर में प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण से संबंध है। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1-2 साल में यह जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अब भी यह 130वें स्थान से नीचे है। भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2200 है, जबकि वैश्विक औसत $12,000 से ऊपर है। 15 सबसे धनी और विकसित देशों को औसत $42,500 है। यूरो क्षेत्र में भी लगभग यही औसत है। उत्तरी अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $68,000 है। ये विश्व बैंक से उपलब्ध ताज़ा आंकड़े हैं। दक्षिण एशिया का औसत भारत के बराबर ही है, क्योंकि यह बड़ा देश है। उल्लेखनीय है कि आय के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे है। यदि क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर आय को देखें तो ये आंकड़े भिन्न दिखने लगते हैं। इस आधार पर घरेलू मुद्रा जैसे भारत के मामले में रुपये को देखें तो उसकी क्रय शक्ति अधिक होती है, जो विनिमय दर में नहीं दिखती।
कहने का अर्थ यह है कि भारत में $1 में आप अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक खरीद सकते हैं। इस तरह भारत में $2200 $7000 के लगभग बराबर है। पर इस मानक पर भी भारत दुनिया में 128वें तथा एशिया में 31वें स्थान पर है। इस प्रकार अगले 25 वर्षों में $30,000 से अधिक की प्राप्ति प्रति व्यक्ति आय के साथ विकसित राष्ट्र की श्रेणी तक पहुंचना बहुत मुश्किल लक्ष्य है। पर यह प्रश्न बना रहेगा। वर्ष 2008 में एक गोष्ठी में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से पूछा गया कि उनके विचार से भारत कब विकसित राष्ट्र बनेगा। उस समय वृद्धि दर 9% थी। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने खास अंदाज में दिया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री ने कहा कि उन्हें ऐसे सवाल के जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं और मान लीजिए कि हमारी प्रति व्यक्ति आय $10,000 से अधिक हो भी जाती है, तो क्या सभी भारतीयों के लिए विकसित राष्ट्र का अनुभव एक समान होगा? अंततः प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्रीय औसत ही है और इससे यह पता नहीं चलता कि समाज के सभी वर्गों में उस आय का वितरण किस प्रकार होता है। अभी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। फिर भी हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। यह उनकी खाद्य सुरक्षा की चिंता के कारण है। मुफ्त राशन भले ही नकद नहीं है, पर यह उनकी आय में योगदान करता है। 3 आधारों पर जिन्हें मापा जा सकता है, कहा जा सकता है कि भारत और उसके लोग विकसित श्रेणी में पहुंच गए या नहीं। पहला, घर में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इस दिशा में कार्यरत है। लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3 करोड़ के आसपास को नल की सुविधा मिल चुकी है। पर बात केवल नल की ही नहीं, स्वच्छ जल की भी है। इससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों और आर्सेनिक जहर से बचाव हो सकता है। दूसरा आधार स्थानीय सरकारी स्कूल की गुणवत्ता से संबंधित है। विकसित राष्ट्रों में माता पिता अपने बच्चों के लिए खुशी खुशी नज़दीकी स्कूल को चुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ झुग्गियों में रहने वाले भी बच्चों को निजी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं और ट्यूशन पर बड़ा खर्च करते हैं। नगरपालिका या गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं। विकसित राष्ट्र होने का तीसरा प्रमुख पैमाना है सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल। कई राष्ट्र इसलिए विकसित नहीं होता कि वहाँ के गरीब भी कार पर चढ़ें, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि धनी लोग भी बस, ट्रेन और मेट्रो जैसे सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करें। ऐसा तभी हो सकेगा जब सेवाओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, वे नियमित हों, भरोसेमंद हों तथा सस्ती हों। विकसित देशों के कुछ बड़े शहरों में सार्वजनिक बसों में किराया नहीं लिया जाता है और वहाँ यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार इन 3 कसौटियों के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं। अन्य पैमाने जैसे वायु गुणवत्ता, कामगार उत्पादकता, स्वास्थ्य की स्थिति, बुजुर्गों की देखभाल, वन क्षेत्र, उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता आदि भी हैं। पर 3 मुख्य पैमाने प्राप्त होते हैं। पर्याप्त यह आदि 3 मुख्य पैमाने पर्याप्त हैं।
अगला विषय है गतिशील निर्यात। क्या है? गतिशील निर्यात। विभिन्न वैश्विक कारणों से हालिया महीनों में आयात और निर्यात में कुछ कमी आई है, पर इस साल कुल निर्यात के 750 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि सेवा निर्यात में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में कुछ महीनों में हुआ निर्यात पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के स्तर को पार कर गया है। पिछले साल कुल निर्यात 672 अरब डॉलर रहा था। इस साल फरवरी तक कुल निर्यात 702.88 अरब डॉलर हो चुका है। वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल ने भरोसा जताया है कि इस वित्त वर्ष में 750 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से लगातार रिकॉर्ड के निर्यात हो रहा है। इस साल यूक्रेन संकट और भू राजनीतिक तनावों के चलते वस्तुओं की आवाजाही पर असर पड़ा है, लेकिन भारत से सेवाओं के निर्यात ने उत्साह को बरकरार रखा है। वस्तुओं के निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन और स्मार्टफोन में बढ़ते निर्यात ने नई आशाएं पैदा की हैं। इस वर्ष जनवरी के अंत तक 67,333 करोड़ रुपये मूल्य के स्मार्टफोन अन्य देशों को भेजे गए हैं। ये तथ्य इंगित करते हैं कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के परिणाम सामने आने लगे हैं। इस योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकार वित्तीय और अन्य सहयोग मुहैया कराती है। इस योजना का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान है। इस संकल्प के अंतर्गत घरेलू बाजार के लिए उत्पादन के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का लक्ष्य भी निहित है। भारत अपनी मुद्रा रुपये में भी लेन देन को प्रोत्साहित करने में जुटा हुआ है। अब तक 18 देशों के 30 बैंकों के साथ अपनी मुद्रा में भुगतान का करार हो चुका है। इससे भी निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियां कब तक अस्थिर बनी रहेंगी, इस बारे में निश्चित रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है। इसी कारण भारत सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य का अभी तक निर्धारण नहीं किया है। निर्यात के मामले में यह भी उत्साहजनक है कि भारत और अनेक देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते या तो लागू हो चुके हैं या उन पर चर्चा हो रही है। फरवरी में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल फरवरी की तुलना में 8.8% की कमी आई है, लेकिन सेवाओं के निर्यात में लगभग 37% की बढ़ोतरी हुई है। हमें अपने उत्पादन और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि वैश्विक बाजार का भरोसा बढ़ता रहे। अगला विषय है अमेरिकी बैंकों में डूबने का असर भारत में नहीं। क्या है विषय? अमेरिकी बैंकों में डूबने का असर भारत में नहीं। यह आलेख सतीश सिंह का है, जो सहायक महाप्रबंधक आर्थिक अनुसंधान विभाग भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के हैं।
अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली की मौजूदा मुश्किलों के भारतीय स्टार्टअप और बैंकों पर प्रभाव के बारे में आकलन करने की कोशिश हो रही है। सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसवीबी मुख्य तौर पर स्टार्टअप ग्राहकों से जमा लेने के अलावा स्टार्टअप कंपनियों, उद्यम पूंजीपतियों और औद्योगिकी कंपनियों को कर्ज मुहैया कराता था, जबकि सिग्नेचर बैंक जमा लेने के अलावा मुख्य तौर पर रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण देता था। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसीज के ज़्यादा स्टॉक थे, जिसके जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक का जोखिम सीमा से अधिक न बढ़ जाए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। वर्ष 1983 में शुरू हुए एसवीबी से 2021 तक 50% अमेरिकी उद्यम समर्थित स्टार्टअप जुड़े हुए थे। इसने वीओएक्स मीडिया जैसी मीडिया कंपनियों को भी सेवा मुहैया कराई थी। कई क्रिप्टो करेंसी कंपनियों की रकम भी इस बैंक में जमा थी। इस बैंक के डूबने के प्रमुख कारकों में टेक कंपनियों के शेयरों की कीमत में भारी कमी आना, महंगाई के बढ़ने के कारण फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में भारी इजाफा करना आदि है। एसवीबी के बड़े टेक कारोबारी ग्राहकों के शेयरों की कीमत में जब गिरावट आई तो उन्हें कारोबार करने के लिए ज़्यादा नकदी की ज़रूरत आन पड़ी, जिसे पूरा करने के लिए ये अपने बैंक जमा से निकासी करने लगे। इसके अलावा लाभ नहीं अर्जित करने वाले कंपनियों को दूसरी जगह से उधारी मिलनी बंद हो गई। इस कारण वे अपने कारोबार को चलाने के लिए अपनी जमा पूंजी निकालने लगे। एसवीबी से जब अधिक निकासी की जाने लगी तो बैंक ग्राहकों की ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को बेचना पड़ा, पर जमाकर्ताओं की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। एसवीबी ने बड़ी मात्रा में बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में सस्ती दर में निवेश किया था, लेकिन उसे अचानक उन्हें घाटे में बेचना पड़ा। वर्ष 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी नीचे आ गई थीं। बैंक ने उस समय लंबी अवधि के लिए ऋण सस्ती दर पर दी थी, लेकिन अब अधिक ब्याज दर के दौर में बैंक को महंगी दर पर पूंजी लाना पड़ रहा था, जिससे बैंक का मुनाफा सिकुड़ने लगा। एसवीबी ने 8 मार्च को तरलता सुनिश्चित करने के लिए 1.8 अरब डॉलर के नुकसान पर 21 अरब डॉलर की प्रतिभूतियां बेचीं और 2.2 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचने की भी योजना बना रहा था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यह आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के दोनों बैंकों के दिवालिया होने से भारत के स्टार्टअप या बैंकों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 452 थी, जो 2022 में 84,012 हो गई। इससे देश में 8,40,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।
भारत में कितने स्टार्टअप ने एसवीबी से कर्ज लिया है, इसके ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के लगभग 1000 स्टार्टअप के पैसे एसवीबी के में जमा हो सकते हैं, क्योंकि कई स्टार्टअप का कारोबार अमेरिका में है। एक अनुमान के अनुसार सिलिकॉन वैली में हर तीसरे स्टार्टअप के संस्थापक भारतीय अमेरिकी हैं। दोनों अमेरिकी बैंकों के दिवालिया होने के बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एफडीआईसी को उनका रिसीवर नियुक्त किया गया है, ताकि जमाकर्ताओं के मन में डर पैदा न हो और वे अपने पैसों की निकासी कर सकें। एफडीआईसी ने $250,000 की जमा का ही बीमा किया है, इसलिए इस राशि तक या इससे कम जमा करने वाले ग्राहकों को पैसा वापस मिल जाएगा। पूंजी दोनों बैंकों के ग्राहक बड़े कारोबारी हैं, इसलिए कई ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय पर पैसे नहीं मिलने पर स्टार्टअप कंपनियों को अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है। एक अनुमान के अनुसार दोनों अमेरिकी बैंकों के डूबने से 1 लाख से अधिक लोगों की नौकरी जा सकती है। इसमें दो राय नहीं है कि एसवीबी ने भारतीय स्टार्टअप को कर्ज दिया है और भारतीय स्टार्टअप ने वहां पैसे भी जमा किए हैं। फिर भी यह मानना मुनासिब होगा कि भारत के पैसे स्टार्टअप जिनका कारोबार अमेरिका में है पर एसवीबी के डूबने का आंशिक असर पड़ सकता है, क्योंकि बैंक के अधिकतर ग्राहक स्टार्टअप हैं। इस प्रकरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव भारतीय बैंकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बैंकों का कारोबार एसवीबी या सिग्नेचर बैंक के साथ नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ देशों पर जरूर पड़ेगा। एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के डूबने से यह भी साफ हो जाता है कि इनका प्रबंधन सही तरीके से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रहा था। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जमाकर्ता और कर्जदार मोटे तौर पर एक ही उद्योग तक सीमित हैं, जो बैंकिंग के मूल सिद्धांत के उलट हैं। बैंक कभी भी न तो एक सेक्टर से जमा लेता है और न ही कर्ज देता है। यह अमेरिका के नियामक फेडरल रिजर्व बैंक की विफलता है। अगला विषय है, ब्रिटेन में पेंशन को लेकर आज भी है असमानता। ब्रिटेन में पेंशन के लेकर आज भी है असमानता। ब्रिटेन में आज भी पुरुषों महिलाओं के पेंशन में चौंकाने वाला अंतर है, जबकि सार्वजनिक विमर्श में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर का बोलबाला रहा है, जिसे 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए लगभग समाप्त किया जा चुका है। पर इसके बाद के जीवन में महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को लेकर परेशानी अभी भी बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में सबसे कम पेंशन पाने वाली पेंशनभोगी सिंगल महिलाएं ही हैं। इस अंतर को आसानी से नहीं पाटा जा सकता। हालांकि ब्रिटेन में राज्य पेंशन प्रावधान के बहुत कम स्तर का अर्थ है कि जिनके पास बहुत थोड़ी या निजी पेंशन राशि है। अवकाश प्राप्ति के बाद वे गंभीर नुकसान में होंगे। हालांकि चांसलर जेरेमी हंट कथित तौर पर पेंशन योगदान के लिए वार्षिक कर मुक्त भत्ते में बदलाव की योजना बना रहे हैं, जिसे 40,000 से बढ़ाकर 60,000 पाउंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आजीवन भत्ता यानी एलटीए में भी वृद्धि की योजना है।
इसके तहत कर्मचारी पेंशन मद में अधिकतम राशि डाल सकते हैं 5 लाख पाउंड से अधिक, जिस पर कोई कर देय नहीं होगा। चांसलर कामकाजी माँओं के लिए चाइल्ड केयर सहायता में भी सुधार लाने की योजना बना रहे हैं। इससे अधिक महिलाओं को काम करते रहने में मदद मिल सकती है, पर यह भी तय है कि कई महिलाएं केवल पार्ट टाइम काम ही कर सकेंगी। बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी कई महिलाएं अपनी पूर्णकालिक काम को छोड़ से देंगी। यहाँ सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर यह असमानता क्यों मौजूद है। लेकिन लैंगिक आधार पर पेंशन में अंतर एक प्रमुख कारण यह है कि महिलाओं की जीवन भर की कमाई कम होती है। यह आलेख रॉस अल्टमैन का है। अगला विषय है बदलते मौसम में सावधानी जरूरी। मौसम में बादल आने से सर्दी, जुकाम और खांसी का प्रकोप बढ़ गया है। इसके कारण सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। H3N2 वायरस ने भी दस्तक दे दी है। इससे लोग परेशान हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन इसका भी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ से बचें। हालांकि कोरोना वायरस के समय शोधकर्ताओं ने कहा था कि कोरोना रूप बदल कर आ सकता है, इसलिए सावधानी की ज़रूरत है। यह आलेख आनंद पांडे, रोसड़ा, समस्तीपुर से है। अगला आलेख है राहुल के बयान पर बढ़ी सियासत। राहुल के बयान पर बढ़ी सियासत। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना विपक्ष का उत्तरदायित्व है। लेकिन पिछले दिनों लंदन के एक विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसको लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विदेश में इस तरह का बयान देना गलत है, इससे भारत की छवि खराब हुई है। वहीं विपक्षी दलों का यह आरोप नया नहीं है। इससे पहले भी सत्ता पक्ष इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। यह आलेख अभिनव कुमार बेगूसराय से है। अगला आलेख है अयोध्या से विशेष आलेख। यह विषय है अयोध्या बदल रहा है। अयोध्या बदल रहा है धर्मनगरी का रूप रंग। यह आलेख कृष्ण प्रताप सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण जोरों पर है। उम्मीद है कि अगले जनवरी में जब उसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा तो वहां भारी जन समुद्र उमड़ेगा। इसके मद्देनज़र धर्मनगरी को नया रूप रंग देने के लिए उसकी सड़कों पर चौड़ी करने की कवायदें चल रही हैं। साथ ही आस्था के दूसरे केंद्रों को भी सजाया संवारा जा रहा है। उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अन्य आस्था केंद्रों की ओर जाएंगे तो व्यवस्था बनाए रखने में सहूलियत होगी। इस लिहाज से सबसे ज़्यादा जोर गुप्तार घाट के सौंदर्यीकरण पर है। निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरयू के इस घाट के बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी लीला की समाप्ति के बाद वहीं से बैकुंठ धाम कहें साकेत धाम, परम धाम या दिव्य धाम को प्रस्थान किया था। उसके बाद से ही इस घाट को गुप्तार घाट कहा जाने लगा। इससे पहले उसका नाम गौ प्रतारण घाट था, यानी वह घाट
जहाँ से गाय सरयू पार करती थी। मान्यता है कि भगवान राम स्वर्गारोहण के लिए इस घाट पर आए और उनके साथ अयोध्या के कीट पतंगे तक उनके दिव्य धाम तक चले गए थे, जिससे अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने नगर और घाट को फिर आबाद किया। हालांकि महाराज विक्रमादित्य को भी इसका श्रेय दिया जाता है। वर्तमान में इस घाट पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें राम जानकी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। जो हनुमान अयोध्या में राम के सेवक और भक्त हैं, वे इस मंदिर में राजा के रूप में विराजमान हैं। प्रायः सारी ऋतुओं में प्रकृति की अटखेलियाँ इस घाट व उसके मंदिरों के वातावरण को मोहक बनाती रहती हैं। 19वीं सदी तक यह घाट खास जीर्ण शीर्ण हो चला था, तो राजा दर्शन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में उसके पास ही मिलिट्री मंदिर के निर्माण, कंपनी गार्डन व राजकीय उद्यान विकसित होने से इसका धर्मस्थल का स्वरूप पर्यटन स्थल में भी बदल गया। अब नवीनीकरण के प्रयासों के तहत इस घाट को अयोध्या के दूसरे वैभवशाली घाटों से जोड़ा जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो श्रद्धालु, पर्यटक व तीर्थयात्री जल्दी ही गुप्तार घाट से नया घाट तक लग्जरी क्रूज सेवा से सरयू की सैर भी कर सकेंगे। वाराणसी की तर्ज पर इस सैर में वे 8 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करेंगे। सरयू नदी पर गुप्तार घाट से नया घाट तक नया तटबंध बनाकर उस पर 6 मीटर चौड़ी सड़क भी बनाई जा रही है। इस घाट की ही तरह महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार स्थल का भी, जिसे दशरथ समाधि स्थल कहते हैं, सौंदर्यीकरण कर बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और वहां तक पहुंच सुगम बनाने के लिए बड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसकी व्यवस्था भी की जा रही है कि वहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को उससे जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब मिल सकें। अभी बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं, महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किस कारण अयोध्या में नहीं किया गया। वे इसको लेकर भी जिज्ञासु होते हैं कि जब उनके निधन के वक्त उनके बेटे अयोध्या में नहीं थे, तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया। जानना दिलचस्प है कि उक्त अंतिम संस्कार स्थल पूरा बाजार नामक ग्राम पंचायत के उत्तर विल्वहरी घाट में स्थित है और अयोध्या महामत्य व अयोध्या दर्पण के अनुसार अंतिम संस्कार स्थल के रूप में उसके चुनाव के पीछे भारत की यह इच्छा थी कि यह संस्कार अयोध्या के आग्नेय कोण पर सरयू के समीप स्थित ऐसी भूमि पर किया जाना चाहिए जहां पहले किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। यह तो सर्वविदित ही है कि कुलगुरु वशिष्ठ ने पुत्रों की अनुपस्थिति में स्वयं ही महाराज का अंतिम संस्कार कर देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और दूत भेजकर भरत व शत्रुघ्न को ननिहाल से अयोध्या बुलाया था। मुखाग्नि भरत ने ही दी थी और वनवास की समाप्ति के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो वे दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए थे। इस स्थल पर श्वेत संगमरमर से निर्मित समाधि और मंदिर स्थित हैं। अभी तक सरयू में जब भी बाढ़ आती है, इनके वजूद के लिए
संकट पैदा कर देती रही है। श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने हेतु अयोध्या से 13-14 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी नाना पापड़ बेलने पड़ते रहे हैं। लेकिन अयोध्या विल्वहरी घाट से होकर इस स्थल तक चौड़ी सड़क का निर्माण और समाधि परिसर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राम मंदिर खोले जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि के नए मूल्यांकन के बाद इसकी सड़क को समीपवर्ती राजमार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।